लोग जिलेवार परिचय पढ़ रहे थे और 3 जिले पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ा था? मेरे ख्याल फतेहाबाद था, झज्जर था और हिसार था। झज्जर नहीं पढ़ा, गुड़गांव पढ़ा था। ठीक है, GH। हम A से पढ़ने स्टार्ट हुए थे, अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, उसके बाद हाँ F से फरीदाबाद पढ़ा, कल फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार पढ़ा। आज आगे चलते हैं। H के आगे I से कुछ नहीं है, J से, J से पढ़ते हैं आज झज्जर। इसके बाद K से पढ़ेंगे कैथल, करनाल। अच्छा, जींद रह गया, इसी में पढ़ लेंगे जींद। 3-4 ही हो पाएंगे। चलो अब ध्यान से सुनो, शांति रखो, बिल्कुल बातचीत मत करो। सबसे पहले मैंने लिखा है झज्जर, बहुत गूंज है आवाज में। झज्जर, बस तुम्हें सुनना है, कुछ नहीं बोलना आपस में। मेरे 5 मिनट बोलने के बाद ये किताब बहुत आसान हो जाएगी। झज्जर में एक जाट, एक किसान था जिसका नाम था छज्जू। कहते हैं इसने बसाया था झज्जर शहर। कुछ लोगों का मानना है कि झज्जर शब्द झज्जरी शब्द से निकला है। झज्जरी का मतलब होता है सुराही, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हरियाणा के झज्जर में बहुत बढ़िया सुराही बनाई जाती थी पहले, तो सुराही का नाम था झज्जरी और वहाँ से इसका नाम पड़ गया झज्जर। अपनी अपनी सोच है, कोई कहता है छज्जू किसान से बिगड़ते बिगड़ते झज्जर बना, कोई कहता है सुराही की झज्जरी के नाम से इसका नाम पड़ा झज्जर। जो भी रहा हो, आज हरियाणा का एक बहुत उभरता हुआ शहर, इनफैक्ट जिसकी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जिसका नाम है बहादुरगढ़। ये झज्जर के एरिया में काउंट किया जाता है। झज्जर में 2 बड़े एरिया हैं, एक तो बहादुरगढ़ और एक बेरी। बेरी का संबंध तुम्हारे पहले CM से भी है। हमारे 54 जो मेल फीमेल पंजाब से अलग होके आए थे, उनमें से आपके CM बने थे पंडित BD शर्मा। पूरा नाम था भगवत दयाल शर्मा। तो आपके पहले CM झज्जर के बेरी से ही थे। कहते हैं बेरी झज्जर में ही के आसपास ही, झज्जर में ही भीमेश्वरी देवी एक टेम्पल है। भीम से इसका संबंध है, भीमेश्वरी देवी बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है। इसका संबंध है एक तो गांधारी से, गांधार नरेश की बेटी थी ना गांधारी, जिसकी शादी हुई थी, क्या नाम था उसका, जो वो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। तो कहते हैं कि गांधारी ने यहाँ जो मंदिर बनाया वही भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। अब ये बना क्यों? ये कुल देवी थी, जो भीमेश्वरी देवी थी ना, कुल देवी थी इन पांडवों की और कौरवों की। जैसे आज नहीं हम लोग गाँव में और इन सब में अपना मानवे हमारे गाँव के देवता हैं, तो इनकी कुल देवी थी। उसकी प्रतिमा थी जो गांधार में थी, तो बहुत भारी भरकम सी उसका स्टैचू टाइप, वो उठा के भीम जो है पैदल रास्ता चलते चलते गांधार यानी पाकिस्तान के आसपास का एरिया, और फिर उनको जाना था आगे हस्तिनापुर मेरठ के इलाके में, तो वो बीच में रुक गए थे। जैसे इतना लंबा कवर करते करते रास्ता थक गए, तो उन्होंने हरियाणा के झज्जर के इस इलाके में वो भीमेश्वरी देवी की जो मूर्ति थी कंधे पे से, वो उतार के रख दी और थोड़ा रेस्ट किया। तो कहते हैं जब दोबारा वो मूर्ति उठाने लगे तो उठी ही नहीं, तो वहाँ ये हो गया कि भाई अब ये यहीं स्थापित की जाएगी। इसीलिए भीमेश्वरी देवी का टेम्पल जो मूर्ति है वो कहाँ बनाई गई? फिर बेरी झज्जर में। तो भीम से इसका संबंध है और गांधारी से। तो बेरी जब भी आए तो आपका पहला CM बेरी के थे और यहाँ का भीमेश्वरी देवी टेम्पल। दूसरी चीज़, एक बड़ा शहर जो फेमस है, जो भी हम बात कर रहे थे, कौन सा शहर है? बहादुरगढ़। दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और महज 2 किलोमीटर का एक छोटा सा रोड का रास्ता कवर करता है। दिल्ली के झड़ौदा को आपका हरियाणा का बहादुरगढ़ बिल्कुल टच है, पता भी नहीं चलेगा आपको कब आप हरियाणा से दिल्ली में एंटर कर गए। बहादुरगढ़ लगातार उभर रहा है और आप जानते हैं बहादुरगढ़ उद्योग धंधों में काफ़ी आगे बढ़ गया, वहाँ की ज़मीन बहुत महंगी हो गई। कहते हैं बहादुरगढ़ को एक गेटवे ऑफ हरियाणा नाम दिया गया कि भैया हरियाणा में एंट्री का तरीका है ये। यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे पहले भी लगे, अब फिर
बड़े लेवल पर यहाँ जूते चप्पलों का बहुत बड़ा कामकाज और बहुत सारा सैनिटरी का सामान, हमने सेरा सैनिटरी फरीदाबाद पढ़ा था ना, ऐसे ही सैनिटरी का सामान बहादुरगढ़ में भी बड़े लेवल पे बनाया जाता है। तो गेटवे ऑफ हरियाणा पूछे तो आंसर बहादुरगढ़ है। इसका पुराना नाम था शरफाबाद, बाद में इसका नाम बदल के बहादुरगढ़ कर दिया गया। 57 की क्रांति में भी इंपॉर्टेंट नाम बार बार आएगा तो बहादुरगढ़ पढ़ा जाएगा। तो झज्जर की 3-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो बेरी से जुड़ी और एक बहादुरगढ़ से। झज्जर में एक फेमस जगह है जिसका नाम है बुआ की गुंबद। ये बुआ कोई रिलेशन नहीं कि हमारे पापा की बहन के कारण वो बुआ, नहीं, ये एक नाम था। एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक आदमी था, उसकी बेटी थी, उसका नाम था बुआ, तो उसके नाम पे एक मस्जिद, छोटी सी एक तालाब वगैरह डेवलप किया गया था। तो जब भी बुआ का नाम आए तो मुस्तफ़ा कलोल करके एक आदमी था, उसकी बेटी है ये बुआ, तो बुआ की गुंबद पूछेंगे तो झज्जर का नाम आएगा। तो 3-4 चीज़ें हैं जो झज्जर से जुड़ी हमें याद रखनी है। इसके बाद क्या था, जैसे जींद। हमारा हरियाणा जब अलग हुआ तो जींद हरियाणा का सबसे छोटा एरिया वाइज ज़िला बना था। घर JKM बने थे ना, उसमें सबसे छोटा जींद था। जींद 2 कारण है इसको जानने के। एक तो कुछ लोग कहते हैं ये जयंती देवी थी, विजय की देवी, मतलब जिसके की पूजा करने से आपकी विजय 100% कंफर्म है। तो कहते हैं पांडवों ने यहाँ पूजा की थी जयंती देवी के मंदिर में। तो जयंती देवी का मंदिर कहाँ है, जींद में। कुछ लोग कहते हैं कि इसका संबंध है जींद से, जींद इन्हीं के कारण बना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ लोगों का मानना है कि एक राजा थे जिनका नाम था गजपत सिंह। इन्होंने 1775 में पहले एक किला बनवाया और फिर इन्होंने कहा भाई इस किले के आसपास की टेरिटरी मेरी है, उसी का नाम इन्होंने जींद रख दिया 1776 में। तो अपनी अपनी मान्यता है। पुरानी बात माने तो जयंती देवी के कारण ये जींद है, और अगर नई बात माने जिसका लिखत पढ़त में हमारे पास प्रमाण है तो राजा गजपत सिंह ने जींद शहर बसाया। जींद की इंपॉर्टेंस क्या है, ऐतिहासिक महत्व तुम्हें दिख ही रहा है। जींद में एक जगह है जिसका नाम है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा फेमस इसलिए है क्योंकि ये हरियाणा का हरिद्वार कहलाता है। हिंदू कल्चर में आज भी हरिद्वार में जाके अपने पूर्वजों को जो डुबकी लगाते हैं तो अपने पूर्वजों की जो पुराने और जो अगली पीढ़ियां इनके नाम की लगाते हैं ना, तो ऐसे ही हरियाणा में ये हरिद्वार है पांडु पिंडारा। ऐसा माना जाता है महाभारत का युद्ध महज 18 दिन चला। नरकातारी नाम की जगह से स्टार्ट हुआ था कुरुक्षेत्र में, वहीं खत्म हो गया 18 दिन के बाद। लेकिन असली ये खत्म तब हुआ जब भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे। भीष्म पितामह बहुत लंबे टाइम तक उसकी शैया पे लेटे रहे थे ना, उसका कारण था उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे प्राण त्याग दें। तो जब वो 18 दिन युद्ध चला तो सूरज दक्षिणायन में था, मतलब भारत का हिस्सा पड़ता है उत्तरायण में, उत्तरी गोलार्ध में। तो कहते हैं उन्होंने वेट किया कि जब सूरज उत्तरायण में आएगा तब मैं प्राण त्यागूंगा, और उस चक्कर में फिर लंबे टाइम तक माना गया कि भाई युद्ध का अंत उस दिन होगा जिस दिन भीष्म पितामह प्राण त्याग देंगे। वैसे युद्ध लड़ाई खत्म हो गई 18 दिन में। तो पांडु पिंडारा इस जगह पे कहते हैं जब सारा युद्ध वुद्ध खत्म हो गया, सारा इनका वंश खत्म हो गया, बस ये पांडव बच गए थे, तो उस टाइम पर इन लोगों ने फिर जितने इनके पूर्वज हैं, क्योंकि युद्ध में तो बहुत लोग मारे गए, सारा खानदान, उनका पिंड दान करने का प्लान किया कि भाई कैसे हमारे आगे जाके हमारे पितृ जो हैं इनकी आत्मा को शांति मिल जाए, ये परेशान ना करें, ये दुखी ना हो। तो उन्होंने 12 साल तक एक खास अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या, इसके लिए बैठ के यहाँ पूजा आराधना करते रहे, पूजा अर्चना करते रहे पांडु पिंडारा में। 12 साल बाद कोई खास दिन आया जिस दिन वो सोमवती अमावस्या पड़ी, जिस दिन ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति ठीक थी, तब इन्होंने फिर यहाँ पे अपना पिंडदान किया पितरों के नाम का। यहाँ से फिर आगे वो चले थे। तो ये माना जाता है कि हरियाणा में भी हरिद्वार है। कौन सी जगह पर? पांडु पिंडारा कहाँ पड़ेगा? हाँ, सफीदो नाम की जगह है, नरवाना है, जो इस तरह के जुलाना टाइप के सारे एरिया हैं, वो किसका पार्ट है? जींद का। तो पांडु पिंडारा याद रखना। इसके अलावा जींद में एक बड़ा सा टेम्पल है भगवान शिव जी का, और उसकी खास बात है वो शिव जी का टेम्पल पानी चारों तरफ घिरा हुआ है इसके। तो ऐसा माना जाता है जैसे हमारा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है कि भाई चारों तरफ पानी और बीच में हमारा गुरुद्वारा नाम टेम्पल, ऐसे ही ये है। इसका नाम क्या है? रानी का तालाब। कोई रानी थी जिसने ये बनवाया था, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा रानी का तालाब। इसके बीचों बीच भगवान शिव जी का जो मंदिर है इसे कहा जाता है भूतेश्वर। भूतों के ईश्वर हैं भगवान शिव जी, उनके कई नाम हैं।
तो भूतेश्वर मतलब भूतों का ईश्वर, शिव जी के लिए, महादेव के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द। तो भूतेश्वर का मंदिर कहेंगे ये पानी के बीच वाला। तो ये कहाँ पर स्थित है? जींद में। ये 3-4 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। जींद हरियाणा का इकलौता ऐसा ज़िला है जिसकी टेरिटरी 7, कौन से ज़िले बताए थे? HR, हरियाणा का SP क्या क्या फेंकता है। और ये एक ज़िला है संगरूर, कहाँ का? पंजाब, इसको टच करता है। जींद में सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है मुर्रा नस्ल की, इसी कारण ये कहलाया दुग्ध नगरी। ये सारी बेसिक बातें जो हर एक को पता हो जींद के बारे में, ठीक है। पहले जे, इसके बाद क्या आएगा? के। तो पहले बात करते हैं एक के की, कैथल की बात करते हैं सबसे पहले। अब ध्यान से सुन लेना इसको। कैथल पहले कुरुक्षेत्र का पार्ट था। कुरुक्षेत्र पहले खुद करनाल का पार्ट था। जब ये 7 थे, कौन से 7? घर, JKM। तो इस के का मतलब क्या था? ये करनाल था। करनाल में से कुरुक्षेत्र 1973 में कटा और फिर उसमें से कैथल कटा 1989 में। इसका मतलब कैथल पहले किसका पार्ट था? करनाल का। फिर किसका पार्ट बना? और फिर अपने आप में बना कैथल। ये 3 के चावल के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। बासमती चावल का सबसे बढ़िया जो हमारी बेल्ट पैदा करती है वो 3 के प्लस जे। जींद भी चावल के प्रोडक्शन में बढ़िया है। ये के तो हैं ही। तो कैथल की अगर बात करें तो इसका पुराना नाम पुराणों में कपि स्थल है। कपि मतलब बंदर, वानर। तो वानरों की भूमि कहलाता है, वानरों की नगरी कहलाता है। और वानरों के देव हैं भगवान हनुमान। तो हनुमान के कारण ही हनुमान की स्थली कहलाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कपि स्थल। हनुमान है तो माता अंजनी का बेटे थे ना हनुमान, तो इसलिए अंजनी का टीला अगर पूछेंगे अंजनी का तो कहाँ मिलेगा वो? कैथल में। कैथल में पुराने अगर इतिहास की बात करें, युधिष्ठिर और इनके भाइयों ने मिलके 9 ग्रहों की शांति के लिए छोटे छोटे से कुंड बनाए थे, जिसे कहते हैं नवग्रह कुंड। और इसी कारण इसको हरियाणा में काशी का दर्जा दिया गया। काशी 2 हैं आपकी, एक भिवानी, एक कैथल। अगर नवग्रह कहें तो कैथल, और अगर हरियाणा की काशी कहें या फिर इस तरह से कहें कि भारत की छोटी काशी तो भिवानी, वो मंदिरों के कारण। यहाँ कई पुराने मंदिर हैं कैथल के आसपास। तो कैथल में एक ज़माने में, जैसे आज देखें तो कैथल की पढ़ाई लिखाई और वो सब भी एवरेज से कम है, पर धीरे धीरे इसकी भी डेवलपमेंट हो रही है। और आपका संस्कृत से जुड़ी यूनिवर्सिटी आपने कैथल में ही खोली थी, मुंदरी गांव में। जो हरियाणा में संस्कृत की यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? कैथल में। थोड़ा साथ साथ पढ़ेंगे, किताब में जो नया दिखेगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। 3 पढ़ लेते हैं। पहले हम पेज नंबर 212 पर थे। देखो 210 पे मैप पढ़ लिया था, 11 पे हमने कल लास्ट शायद हिसार पढ़ा था ना, लोहे के पाइप, स्टील, क्या नाम था इनका? ओपी जिंदल MP जो थे। कल लास्ट पढ़ा था स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, यही पढ़ी थी ना लास्ट टाइम? ठीक है। झज्जर पे आ जाओ। यहाँ लिख लो झज्जरी, सुराही, उसके कारण उसकी अधिकता वो बनती थी ज़्यादा, ऐसा माना जाता है। छज्जू किसान और झज्जरी, झज्जर लिख के मात्रा लगा लो बस, झज्जरी। सुराही लिख लेना, सुराही बनती थी यहाँ। तुम्हें अकबर की एक किताब याद है, आईने अकबरी? इसमें हमारे कई जिलों का जिक्र था, उसमें झज्जर का भी नाम था। लिख लो यहाँ आईने अकबरी। अकबर तो अनपढ़ था, इसकी किताब किसने लिखी है? अबुल फजल और फैजी ने, 2 सगे भाई थे इसके दरबार के नवरत्नों में। तो आईने अकबरी। अब इसकी स्थापना देखो, 15 जुलाई 1997। 1997 में 15 जुलाई में 2 जिले बने थे, F और J, फतेहाबाद और झज्जर, तभी ये बना था। क्षेत्रफल आइडिया रखो बस, 1834 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय सेम होगा। तहसील के नाम टिक कर लो, झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल। मातनहेल पीछे न्यूज़ में रहा था। मातनहेल में ना सैनिकों को कहा गया भाई आपके बच्चों को या किसी नॉर्मल आदमी को भी अगर अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अच्छी अपब्रिंगिंग देनी है, बढ़िया डिसिप्लिन लाइफ, तो एक स्कूल खोलेंगे, सैनिक स्कूल। हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल, सबसे पहला सैनिक स्कूल आपके देश में 5 सैनिक स्कूल खुले थे। एक VK कृष्णा मेनन, ये हमारे रक्षा मंत्री थे, तो इन्होंने कहा भाई 12वीं पास करने के बाद रक्षा में लड़के लाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और उनकी डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती, क्योंकि स्कूलों में उतना डिसिप्लिन ऐसा नहीं होता ना, उतना स्ट्रिक्ट।
तो वी के कृष्णा मेनन जो हमारे रक्षा मंत्री थे 1961 में, तब नेहरू जिंदा थे, पहला प्रधानमंत्री था और पहला राष्ट्रपति। इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ने कहा सर हम ना ऐसे स्कूल बना लें जहाँ 5वीं के बाद बच्चे का एडमिशन हो 6ठी से, क्योंकि 5वीं तक बच्चा होता है बचपने में, 6ठी में वो 11 साल 12 साल टीनेज की एंट्री होती है। वहाँ अगर उसकी आदतें अच्छी बन जाएं, सुबह टाइम से उठना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, इतने घंटे बैठ के काम करना, इतने घंटे अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करना, स्ट्रेंथ बना लेना शरीर में, ये सब चीज़ें अगर की जाएं बचपन से, तो 12वीं के बाद तो वो पूरा पका हुआ इतना ट्रेंड टाइप का लड़का तैयार हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट 1961 में आया। तो कहाँ के बच्चों को, तो पहले उत्तर भारत पे कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, लेकिन उससे बढ़िया वो फिजिकली फिट है। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल खोलने का विचार 1961 में वी के कृष्ण मेनन के दिमाग में आया। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कही और फिर 5 अलग अलग जगह स्कूल खोलने की बात उठी, जिनमें सबसे पहला सैनिक स्कूल हम लकी रहे हमारे यहाँ कुंजपुरा। तब तक आप नहीं थे, आप हरियाणा नहीं थे, तब तक आप पंजाब थे। पंजाब में 2 स्कूल खोलने की बात हुई, एक हमारे आज के हरियाणा के कुंजपुरा में, और ये फर्स्ट था। 5 में से सबसे पहला कौन सा खुला? कुंजपुरा हरियाणा का, करनाल में। इसके साथ साथ फिर पंजाब की बेल्ट में खुला, फिर हरियाणा से बिल्कुल लगता राजस्थान, राजस्थान से लगता गुजरात, और इसके नीचे महाराष्ट्र। इन जगहों को कोई नहीं पूछने वाला, अपना याद रखना। तो देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? कुंजपुरा हरियाणा के करनाल में। आज हम प्राउड से कहते हैं कि हरियाणा की मिट्टी ने इतने सैनिक दिए, इतने बड़े बड़े लेवल के अफसर भी दिए कि हरियाणा को अब इस सीरीज़ में बहुत जल्दी बढ़ोतरी मिली। पहला स्कूल 1961 में खुला, फिर 2008-9 के सेशन में हमारी वीर नगरी है ना, वीरों का शहर कौन सा है? वीरों की नगरी, शहीदों का शहर कहेंगे तो झज्जर, अमर शहीदों का गांव कहेंगे तो, हाँ, और अगर कहें वीर नगरी तो, और सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी। तो वीर नगरी रेवाड़ी ब्रास सिटी जिसको कहते हैं, जहाँ की वो यादव थी, संतोष यादव, जो लगातार 2 साल माउंट एवरेस्ट पे गई थी ना, वहाँ पे कहा एक और सैनिक स्कूल खोलो। यहाँ से बहुत सारे लड़के सेना में खुश होके जाते थे, तो यहाँ भी सैनिक स्कूल खोल दिया गया 2nd। और अब 3rd खोलने का काम हो गया था मातन हेल में, पर अभी ये रनिंग कंडीशन में नहीं है। यहाँ मातन हेल में कई साल पहले एक बड़ी मीटिंग ली थी, जिसमें रक्षा मंत्री और ये सब लोग जो थे, इन लोगों ने कुछ पहुँचे थे कुछ नहीं पहुँचे। तब ये कहा गया था कि सैनिकों के लिए भी काम करना चाहिए। हरियाणा की ज़मीन ने बहुत सेना में, फौज में अपने लोग दिए हैं, तो यहाँ भी सैनिक स्कूल खोलने के साथ साथ इनके आवास के लिए भी, कि भाई रिटायर होके फौजी जब अपने घर आता है तो बेचारा क्या लाता है? थोड़े से पैसे, उसमें उसके बच्चे जवान बच्चे हो गए, बेटी है तो शादी करेगा, बेटा है तो उसकी सेटलमेंट कहीं देखेगा, तो उसके पास क्या बचेगा? तो बेचारे के पास बुढ़ापे में कम से कम रहने लायक घर तो हो। तो जय जवान जय किसान जैसे नारे को फलीभूत करते हुए यहाँ जय जवान में फिर इनके घर बनाने के लिए कि सस्ती ज़मीन कहीं मिल जाए, इस तरह के फ्लैट्स बना दिए जाएं कि बेचारे ये थोड़ा सा पैसा लगा के, और कम से कम इतना हक तो इनका बनता है देश के लिए। अगर इन्होंने 60 साल ज़िंदगी के दिए हैं, 40 साल तो कम से कम, ज़िंदगी 60 साल की हो जाती है, तो इनको सस्ता आवास मिल जाए और इनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल मिल जाए। तो ये 3 स्कूलों की बात है जब हमारा नाम आएगा सैनिक स्कूल। पहला मातन हेल, हमारा भी पहला, देश का भी पहला, फिर रेवाड़ी वाला, और तीसरा झज्जर का मातन हेल। तो जब ये मातन हेल आए तो याद कर लेना, यहाँ लिख लो सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल 3 है तुम्हारे यहाँ, देश का पहला भी तुम्हारे यहीं बना था। सैनिक स्कूल मातन हेल के पास लिखना, फिर नीचे एक लाइन लिख लो, या पीछे देखो पेज में खाली जगह है जहाँ ये लिखा हुआ है सारा, ये मैप है, मैप के पास बहुत जगह, वहाँ लिख लो पॉइंट। लिखो हरियाणा में 3 सैनिक स्कूल, 3 सैनिक स्कूल, तीनों के नाम लिख लो। पहला कुंजपुरा करनाल, दूसरा रेवाड़ी और तीसरा मातन हेल। ठीक है, कुंजपुरा के पास 1961 भी लिख लेना। अब वो पूछेंगे बताओ किस किस का योगदान है इन स्कूल्स को बनाने में? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हम तो पैसा और ज़मीन देंगे। दूसरा कौन आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये लिख लो, 3 नाम लिखो पहले। कुंजपुरा करनाल 1961, दूसरा रेवाड़ी सैनिक स्कूल 2008-9 का सेशन, और तीसरा मातन हेल। मातन हेल वाला भी नहीं हुआ फाइनल। मातन हेल
2018 लिख लेना। 18 के बाद फिर 1-2 साल तो काम ही नहीं हो पाता, फिर ये पेंडेमिक आ गया तो काम किया ही नहीं। 2018 में मातनहेल, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, जो जमीन मिलनी थी ना झज्जर वाली इनको, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारी है, हमसे बिना पूछे कैसे तुमने कह दिया कि यहाँ बनाएंगे। हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जमीन देने को तैयार नहीं है। कल मैंने कुछ पढ़ाया था, कोर्ट ने कुछ और भी मना करवाया था। कहाँ पर? गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, किसने कहा था नहीं बनेगा? अपने यहाँ पे कौन सा कोर्ट? एनवायरमेंट कोर्ट था, उसने मना कर दिया था ना। कौन से वाला था? कुरुक्षेत्र। एनवायरमेंट कोर्ट और भी मिलेगा आपको, आगे पढ़ेंगे आप फरीदाबाद में, उसने मना कर दिया। ऐसे ही मातनहेल का स्कूल खुल जाता, किसने जमीन देने से मना कर दिया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। चलो इसमें लिख लो फटाफट से, तीनों के नाम लिख लिए हमने। जगह लिखो, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्लस GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री लिख लेना ब्रैकेट में। और इन लड़कों का एम एक ही सिखाते हैं इनको कि एनडीए में तुम्हें जाना है, 12वीं करते ही सीधे एनडीए। एनडीए का इंटरव्यू होता है ना एसएसबी का, उसमें प्रेफरेंस मिलती है अगर बच्चा बताए कि मैं सैनिक स्कूल से निकला हूँ। सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट को ये मान के चलते हैं, इसमें तो हमें आधा काम भी नहीं करना। ये 50-60% तो इसकी पर्सनैलिटी पहले से बनी बनाई है। अब कोई रॉ बच्चा आया 12वीं करके कहीं लोकल स्कूल से, चाहे पेपर पास कर गया, नंबर अच्छे आ गए, लेकिन उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। उसको सुबह 4 बजे उठने में जोर पड़ेगा, वो उतनी भाग दौड़ प्रैक्टिस मेहनत नहीं कर पाएगा। ये बच्चे होते हैं बने बनाए तैयार, इनको तो बहुत थोड़ा सिखाते ही तैयार है ये, उनको दोबारा सारा बनाना पड़ेगा। इसीलिए एसएसबी में प्रेफरेंस किन स्कूलों को मिलती है? हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल हैं? 2 अभी चल रहे हैं, तीसरे का नाम अभी कागजों में है, बना नहीं है। चलो वापस आ, एक पॉइंट और लिख लो यहाँ, लिखो VK कृष्णा मेनन। VK कृष्णा मेनन 1961 में डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका था ये थॉट। VK कृष्णा मेनन 1961 डिफेंस मिनिस्टर थे वो, ठीक है। शुरुआती 5 सैनिक स्कूल एक लाइन में लिख लो, कहाँ कहाँ बने। लिखो फर्स्ट कुंजपुरा, उसके बाद कॉमा पंजाब, पंजाब से हरियाणा से क्या लगता है आगे? राजस्थान, राजस्थान से आगे लगता है गुजरात, गुजरात से आगे लगता है महाराष्ट्र। तो सीक्वेंस में है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कहाँ कितनी जगह खुले ये? 5 राज्यों में बने ये। चलो इसके बाद वापस आ जाओ, ठीक है। वापस पढ़ते हैं कुंजपुरा के बारे में, हम करनाल पढ़ रहे थे ना, अच्छा झज्जर पढ़ रहे थे। मातनहेल, मातनहेल से फिर हम करनाल तक की बेल्ट पढ़ाए। वापस आ जाओ, तो मातनहेल आते ही सैनिक स्कूल दिमाग में। अगला लिखा है बादली, फेमस जगह ये भी। और बेरी, बेरी के पास किसका नाम लिखोगे? पंडित BD शर्मा। कौन सी देवी बताई वो? भीमेश्वरी। किसकी कुल देवी थी वो? पांडवों की और कौरवों की। कौन उठा के ला रहा था उनकी मूर्ति? भीम। वो गांधारी ने बनवाया था ये मंदिर, ऐसा मानते हैं। लिख लो यहाँ, बेरी के ऊपर लिख लो भीमेश्वरी, भीमेश्वरी देवी टेम्पल, भीमेश्वरी टेम्पल बेरी झज्जर में। भीमेश्वरी देवी, भीमेश्वरी के पास लिख लेना, किसने बनवाया ये? गांधारी, गांधारी ने। और ब्रैकेट में भीम भी लिख लेना, ताकि तुम्हें कहानी याद रहे कि भीम वो मूर्ति उठा के लाया था, उसने यहाँ स्थापित करनी नहीं थी, जाना था आगे कुरुक्षेत्र की तरफ, लेकिन फिर यहीं वो रह गई मूर्ति अपने आप। चलो नेक्स्ट इसी में लिख लो, चलो कैटल फिर आगे लिखवा दो। एक खंड पढ़ लो, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल, बादली। जनसंख्या टिक कर लो 9 लाख। याद नहीं करनी का आइडिया रखना, 10 लाख से कम है बस, लगभग 10 लाख, अब तो बढ़ गई होगी। टॉपिक पे नीचे आ जाओ, साक्षरता पढ़ लो 80%, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी है झज्जर में, क्योंकि हमारी एवरेज कितनी है? 75, ये 80 पे है। नेक्स्ट पे आना, झज्जर नगर की स्थापना छज्जू नामक एक जाट द्वारा की गई थी। टिक कर लो छज्जू। तो छज्जू से बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया ये? झज्जर। झज्जरी का मतलब क्या होता है? सुराही। नेक्स्ट पढ़ना, झज्जर में घूमने की जगह ठाकुर द्वारा है, यहाँ शिवालय है, रूढ़मल का मंदिर है, अंडरलाइन कर लो, कोई एक नाम आ जाता है पेपर में, काजी जी की मस्जिद है, भिंडावास पक्षी विहार। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, बोर्ड पे देखो,
पूरी धरती पर ना जैसे धीरे धीरे एनवायरनमेंट खराब हो गया, पूरी धरती पर कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा है, अमेरिका, रशिया, चाइना, हम और बहुत सारे देश, कि पूरी धरती का तापमान बदल रहा है। और तापमान लगातार बदलने का असर पशु पक्षियों पर, जानवरों पर, सब पर आता है। तो बहुत सालों पहले ईरान का एक शहर है रामसर, शहर का नाम है ये रामसर। यहाँ बहुत सारे देश इकट्ठे हुए और सबने कहा कि भाई इस तरह तो सारी धरती खत्म कर देंगे हम लोग, अपने चक्कर में हमने सारे जानवर पक्षी खत्म कर दिए। तो कहा कि क्या करें, ये बोला गया कि भाई जहाँ जहाँ जिस जिस देश में, जिस जिस शहर में कोई ऐसी साइट हो जहाँ पे तुम्हें लगता हो कि जो ऐसे जानवर हैं जो एंडेंजर्ड हैं, मतलब जो खतरे में हैं, जिनका गायब होना निश्चित है कुछ सालों के अंदर, अगर कोई ऐसी साइट हो, पक्षी वहाँ रहेगा जहाँ पानी होगा, पानी के आसपास पेड़ होंगे, पक्षी नेचुरल कंडीशन पानी ढूंढेगा, रेगिस्तान में पक्षी नहीं रहते। तो जहाँ आसपास पानी होगा, पेड़ पौधे होंगे, थोड़ा उसको दाना मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन होंगी, वहाँ पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। तो ऐसी साइट हर गांव के आसपास, हर शहर में, कॉलोनी के आसपास मिलेंगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों ने ख़त्म कर डाली। अब ये कहा गया रामसर में कि ऐसी साइट ढूंढो जहाँ जो पक्षी एंडेंजर्ड हैं, यानी जिन जो गायब होने वाले हैं, वो रहते हों और उनके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हों, ठीक हों। तो बहुत सारे देशों ने काम किया, हमने भी काम किया, हमने बहुत सारी साइट्स खोजी। तो हमने वहाँ से लोग बुलाए जो इसके कमेटी के हेड थे कि देखो जी हमारे यहाँ ये वाली साइट है, इसको आप रामसर साइट में इंक्लूड कर लो। तो वो आए यहाँ, उन्होंने कहा ये ऐसी साइट नहीं है तुम्हारी। हरियाणा में कई साल घूमे, कई बार हमने उनको न्योता दिया जी हमारे सुल्तानपुर आ जाओ, यहाँ साइबेरियन सारस भी आता है, बहुत सारी इस तरह की झीलें हैं, लेकिन उन्होंने पसंद नहीं की। अब 2 साल पहले 2021 में वो हमारी साइट पर न्योता देने के बाद आए और उन्होंने हमारी 2 साइट्स को मान लिया कि तुम्हारी ये 2 साइट्स बहुत बढ़िया हैं और इन साइट्स पे सच में एंडेंजर्ड पक्षी रह के अच्छी स्थिति में अपना जीवन काट सकते हैं। तो अब हम अपने आप को लकी माने, क्योंकि रामसर साइट यहाँ का मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। इसमें हरियाणा के 2 स्थल इंक्लूड कर लिए गए, एक तो हमारा गुरुग्राम वाला सुल्तानपुर और एक आपका झज्जर वाला। तो ये झज्जर का जो पढ़ रहे हो ना तुम, ये साइट, ये अब रामसर साइट है। रामसर साइट आते ही समझना रामसर शहर का नाम है। कहाँ पड़ता है वो? ईरान। वहाँ एक समझौते पे हस्ताक्षर किए थे कि हम किसकी रक्षा करेंगे, एंडेंजर्ड, मतलब जो खतरे में हैं, जो गायब हो सकते हैं ऐसे पक्षियों की। तो जहाँ झील मिलेंगी, इस तरह के पेड़ मिलेंगे, जहाँ इन लोगों के घोंसले मिलेंगे, वो आते हैं, वो देखते हैं, पहले वो रिसर्च करते हैं और देख के फिर वो टिक करते हैं कि हाँ तुम्हारी ये साइट इस काबिल है, फिर तुम्हारा नाम चढ़ जाता है उस लिस्ट में। तो ये प्राउड की बात है कि हरियाणा की 2 साइट अभी 1.5 साल पहले इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। पढ़ के देखो, अभी ये लिखा है भिंडावास पक्षी विहार। झज्जर में ना 2 पक्षी विहार हैं, एक भिंडावास और एक, हाँ कहीं लिखते हैं खप्परवास, कहीं लिखते हैं कापड़वास। इन दोनों का नाम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये। एक का नाम क्या है? भिंडावास, और एक का नाम क्या है? कहीं लिखते हैं खप्परवास, अलग अलग नाम लिखे मिलेंगे तुम्हें, कहीं लिखेंगे कापड़वास, बस समझना ये इसी के हैं, झज्जर के हैं, या लिख देंगे कपरवास, थोड़ा बदल बदल के। तो ये वास वाली साइट जो है ना, ये तो सब एक हैं, ये अलग है। तो भिंडावास और खप्परवास या कापड़वास में 1.5 किलोमीटर का अंतर है। साइट 2 हैं, आसपास हैं, और भिंडावास बहुत सुंदर अपनी झील के लिए जाना जाता है। यही पूछते हैं हरियाणा में सुंदर झील के लिए कौन सी साइट फेमस है? हमारी भिंडावास। इस साइट को अब किस में शामिल कर लिया? रामसर समझौते में। चलो पढ़ो इसमें अब। तो लिखा है भिंडावास, यहाँ लिख लो रामसर साइट। रामसर ईरान का शहर है, हरियाणा की पहली साइट है ये और गुड़गांव की सुल्तानपुर। इससे पहले हमारी कोई साइट नहीं थी, अभी शामिल हुई हैं दोनों। तो रामसर साइट्स में जलीय जीव ढूंढते हैं इसमें, या फिर पक्षी। आगे पढ़ो, बुआ की गुंबद। ये बुआ कौन है? ये किसी मुस्तफ़ा कलोल या कमाल नाम था उसका, उसकी बेटी है ये बुआ की गुंबद। गौरैया यहाँ घूमने फिरने की जगह, पर्यटक स्थल। भीमेश्वरी देवी का मंदिर किसने बनवाया? गांधारी ने। लिख लो यहाँ दोबारा, गांधारी। ऊपर भी तुमने लिखा था, भीम और गांधारी का नाम याद रखना भीमेश्वरी देवी टेम्पल में, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद आ जाओ, शहीदों का शहर इसे कहते हैं। बहुत सारे यंग लड़के जो है ना आर्मी में गए हैं झज्जर से, इसलिए इसका नाम पड़ा शहीदों का शहर। लिख लो यहाँ, आर्मी में। दलबीर सिंह सुहाग का नाम याद है तुम्हें? कौन थे दलबीर सिंह सुहाग? आर्मी के चीफ रहे थे, जो आर्मी के हेड थे वो यहीं से थे, झज्जर से। तो ये प्राउड की बात है कि हरियाणा की मिट्टी ने
आर्मी के हेड भी दिए हैं, ये अपने आप में प्राउड की बात है। झज्जर के थे वो। शहीदों का गांव, ये शहीदों का शहर झज्जर। अगले पे आ जाओ, जींद। जींद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एक तो मुर्रा नस्ल की भैंस, दुग्ध नगरी, सर्वाधिक भैंस, और जयंती देवी और राजा गजपत सिंह, 5-4 बातें इसमें। जींद पे आ जाओ, आईने अकबरी लिख लो यहाँ, उस किताब में इसका भी नाम आएगा, आईने अकबरी। पहला पॉइंट टिक करो, स्थापना 1 नवंबर 1966। एरिया में क्या था ये? सबसे छोटा, लिख लो यहाँ, सबसे छोटा था, अब नहीं है। अब तो इससे छोटा तो बहुत छोटा पंचकुला है, चरखी दादरी है, सबसे छोटा तुम्हारा फरीदाबाद है। एक टाइम पर ये सबसे छोटा था। मुख्यालय टिक कर लो, जींद है। इसके बाद यहीं पे एक पॉइंट में लिख लो, जींद के पास लिखो जयंती देवी और गजपत सिंह। 1776 में बसाया, 75 में फोर्ट बना था, पहले किला बनाया था। जयंती देवी और गजपत सिंह। 1775 में फोर्ट बना, 1776 में ये बसा दिया जींद। 1775 में फोर्ट या किला और 76 में ये बसा दिया। तहसीलों पे आ जाओ, जींद, सफीदों, नरवाना, जुलाना, उचाना, ये फेमस है सारी जगह। जनसंख्या 13 लाख प्लस है, तो अच्छी आबादी लेके बैठे हैं। साक्षरता इनकी ठीक ठाक है, 71%। पर्यटन स्थल पे आ जाओ, घूमने फिरने की जगह, बुलबुल, हरियल है नरवाना में, पांडु पिंडारा भी हम बात कर रहे थे, क्या है ये? हरियाणा का हरिद्वार। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों का, लिख लो यहाँ, हरियाणा का हरिद्वार। 12 साल सोमवती अमावस्या के लिए तपस्या की थी पांडवों ने, यहाँ लिख लो ये शॉर्ट में बातें। 12 वर्ष सोमवती अमावस्या, तभी से फेमस है ये। 12 वर्ष सोमवती अमावस्या, पिंडदान करते हैं पांडु पिंडारा में, तो हरियाणा का हरिद्वार। इसके बाद भूतेश्वर मंदिर टिक कर लो। कौन है भूतों का ईश्वर? भगवान शिव जी भूतों के ईश्वर हैं। और भूतेश्वर मंदिर के आसपास किसका तालाब है? वो रानी का तालाब। यहाँ लिख लो, ये लिखो, रानी का तालाब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के जैसा है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर, यानी उसकी कॉपी की गई है, या ये कहें उसकी कॉपी तो क्या, उससे पहले बन गया था वैसे देखा जाए तो ये। तो रानी का तालाब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जैसा, उसी के बीच में है ये भूतेश्वर मंदिर। आगे पढ़ना, जींद का संबंध किस काल से है? महाभारत काल से। जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। मुर्रा लिख लो, यहाँ मेंशन नहीं किया, तुम लिख लो। सर्वाधिक भैंस है यहाँ, इसलिए इसको दुग्ध नगरी भी कहते हैं। सर्वाधिक भैंस, मुर्रा नस्ल की दुग्ध नगरी। कितने जिलों से टच है ये? 7 से। HR, SP, KK, F, ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार आता है ये, वहाँ कंफ्यूजन में मत रहना। अब आ जाओ कैथल। किसकी नगरी है कैथल? हाँ, कपीस्थल। कौन सी इनकी? हनुमान की माता का नाम? अंजनी। तो माता अंजनी का टीला कहाँ मिलेगा? कैथल। पहला पॉइंट देखो, स्थापना हुई इसकी 1 नवंबर 1989 को कुरुक्षेत्र से अलग। ये कुरुक्षेत्र खुद किससे अलग हुआ था? तो इसका मतलब पहले क्या था? करनाल। करनाल से 1973 में कुरुक्षेत्र कटा, फिर कुरुक्षेत्र से कटा कैथल 1989 में। तो पहले ये किसका पार्ट था? करनाल का, फिर कुरुक्षेत्र का, फिर अपना अलग हुआ। क्षेत्रफल इसका अच्छा खासा है। मुख्यालय सेम। तहसीलों में टिक कर लो, कैथल, गुहला, चीका, कलायत और पूंडरी। ये टिक कर लो, पूंडरी पूछ लेंगे सीट कहाँ पड़ती है, कलायत की, गुहला, चीका की, तो कैथल में। इसके बाद जनसंख्या 10 लाख प्लस है। साक्षरता बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज से कम है, 69%। और आगे पढ़ लो, पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना युधिष्ठिर ने की। टिक कर लो, कैथल की स्थापना क्या मानते हैं? युधिष्ठिर ने। पुराण कहती हैं ऐसा। कैथल को हनुमान जी का जन्म स्थल, इसको भी अंडरलाइन करो, हनुमान की स्थली, इसलिए स्थान को का प्राचीन नाम कपी स्थल था। कपी। पर्यटन स्थल में आ जाओ, गुरुद्वारा नीम साहिब। ऐसा माना जाता है सिखों के जो 10 गुरु थे, इनमें 5वें और 9वें की हत्या कराई गई थी, और ये हत्या मुगलों ने कराई थी। इनकी हत्या, इनका नाम क्या था? गुरु
अर्जुन देव, और इनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी थे ये, अर्जुन देव जी। ये दोनों गुरु मरवाने के पीछे कारण क्या था? अर्जुन देव जी ने मदद की थी एक हिंदू रानी, राजपूतों की लड़की थी, और राजपूत राजस्थान की बेल्ट, हरियाणा राजस्थान के पहले भी अच्छे संबंध रहे हैं। ये भरतपुर का राजा ही तो था, जाट राजा सूरजमल, जो हरियाणा का प्लेटो कहलाता है, जाटों का प्लेटो, जाटों का सुकरात। तो ये सोचो हमारे और राजस्थान के संबंध अच्छे थे। राजस्थान की एक लड़की की शादी की मुगल के साथ, और वो दुखी रही पूरी जिंदगी। तो उसके बेटे ने ये फील किया कि मैं अपने पिताजी से इसका बदला लूंगा, और जब वो बड़ा हुआ उसके पिताजी को गद्दी मिली 1605 में, तो वो जाके इनके पास, क्योंकि पंजाब हरियाणा एक ही था तब राजस्थान से लगता, इनसे मिला और कहा गुरुजी मेरी माताजी के साथ बहुत गलत व्यवहार रहा मेरे पिताजी का, और मैं उनको अब इस चीज़ का बदला लेना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद कर दो। इन्होंने कोई खास ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई मारकाट करूंगा, इन्होंने सिर्फ उसके साथ बातचीत की थी। ये पता लग गया मुगल बादशाह जहांगीर को, तो उन्होंने इनको मरवा दिया, 5वें गुरु को। 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी। इस टाइम तक सिख धर्म पूरे एरिया में फैल गया था, और धीरे धीरे पंजाब की बेल्ट से हरियाणा की तरफ, फिर दिल्ली की तरफ जाता। तो इस बात से कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हुए लोग चिंतित होंगे, वो दूसरे धर्म के इस्लाम को मानते हैं। तो औरंगजेब के टाइम में एक बड़ा कट्टरता चली थी कि भैया जहाँ जो जिस धर्म के सबको खत्म कर दो, या तो धर्म बदलवा दो या मार दो। तो उसी सीरीज में तेग बहादुर जी 9वें गुरु, इनको दिल्ली बुलाया गया कि भाई तुम्हें औरंगजेब बुला रहा है। तो ये जानते थे कि औरंगजेब तो भाई जिस तरह का आदमी है दो बातें करेगा, या तो मैं धर्म बदल लूँ, मैं बदलूंगा तो मेरे जितने पीछे फॉलोवर्स हैं सब बदलेंगे, मेरे अनुयायी, क्योंकि इनके पीछे तो लाखों लोगों की भीड़ थी, और दूसरा या मैं मर जाऊं। तो इनको पता था कि मुझे वहां जाके मौत ही मिलेगी, क्योंकि मैं धर्म तो बदलूंगा नहीं। इसलिए कहा जाता है तेग बहादुर जी शहीदी देने जा रहे थे। इनको पहले ही पता था कि मुझे वहां जाके शहीद होना है, तब भी ये बुलावे पे पंजाब से चलते चलते हरियाणा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में भाग गए, ये रुकते रुकते गए, लोगों से मिलते, वहाँ बातें बताते कि भाई क्या ठीक है क्या गलत। उसी बीच में फिर जब ये बीच में रोहतक में रुके थे, तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा बना दिया गया। 13 दिन रुके थे रोहतक में, वहाँ फिर एक गुरुद्वारा बना दिया। जैसे ये बात तो हुई शहादत से पहले की। फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली जाके उनको भूखा प्यासा, कोतवाली का इलाका था चांदनी चौक के पास, एक पेड़ से बांध के रखा इसी महीने में, जून के महीने में। 3-4 दिन तक किसी को पानी ना मिले तो ऑब्वियस सी बात है वो बदहाल होकर फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। जब लास्ट मोमेंट आ गया, ये हो गया कि बस अभी ये मर सकते हैं, तब इसका औरंगजेब का एक खास आदमी आया और उसने कहा भाई क्या धर्म बदलोगे, पानी मिल जाएगा धर्म बदल लेगा। तो प्यास एक ऐसी चीज़ है कि आदमी कुछ भी करने को तैयार होगा। लेकिन गुरु इतने महान थे, इन्होंने कहा नहीं, धर्म नहीं बदलूंगा, बेशक तुम मुझे प्यासा रखो, मार दो, कुछ करो। वो आदमी इतने गुस्से में आया कि मतलब कितना हमने टॉर्चर किया तब भी इसने धर्म नहीं बदला। उसने ये बात सुनते ही इनकी गर्दन एकदम से धड़ से अलग कर दी। वो शीश पेड़ से बंधे हुए थे, वो गर्दन एकदम से नीचे गिरी। तो कुछ लोग जो इनको प्यार करते थे, इनके अनुयायी थे, वो उनके शीश की और बेइज्जती ना करें, क्योंकि गर्दन की बेइज्जती और करेंगे पता था पहले से। वो उठा के और चांदनी चौक के आसपास कंजस्टेड एरिया है, उन गलियों में भाग गए। फिर मिले नहीं वो। कहते हैं उन्होंने जाके इनकी गर्दन को, इनके शीश को बहुत इज्जत के साथ, जहाँ जैसे अंतिम संस्कार का प्रोसेस है वैसे करके, और एक तरह से रिस्पेक्ट के लिए, तो वहाँ फिर बना था गुरुद्वारा शीशगंज, कि वहाँ पे गुरु का शीश बहुत रिस्पेक्ट के साथ अंतिम संस्कार का जो तरीका होगा उस तरीके से उनको किया गया। तो तेग बहादुर जी जब यहाँ घूमते थे ना हरियाणा में, पंजाब में, पूरा एरिया में, तब कहते हैं एक बार ये हरियाणा की एक बेल्ट में आए, इस कैथल के आसपास, और एक गाँव में रुके। तो ज़्यादातर ये किसी पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अपना आसन लगाते। फिर लोग इकट्ठे होते, अच्छी बातें बताते, धर्म की बातें बताते, मानवता की बातें बताते। तो किसी पेड़ के नीचे बैठ के ये ऐसे ही बैठे हुए थे, तो आसपास 50-100 लोग इकट्ठे हो गए। तो उनमें एक बहुत बीमार आदमी आया। उसने कहा गुरुजी बहुत लंबे समय से बीमार हूँ, सारे काम करा लिए, ठीक ही नहीं होता। तो गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इन्होंने क्या किया, ये नीम का पेड़ था, नीम की पत्तियां आप जानते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, नीम की पत्तियां उसको दी और कहा इनको काढ़ा बना के खूब देर उबाल के उसको पी लेना। 4-5 दिन तक ये काम किया तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टी है। वो आदमी ठीक हो गया। ठीक होके वो अमीर आदमी था। बाद में जब ये शहादत देने चले गए, फिर सब कुछ खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गुरु के नाम पे यहाँ एक वो बनवाऊंगा, गुरुद्वारा। तब फिर यहाँ पे नीम के पेड़ के पास ये गुरुद्वारा बनाया गया था, उसी का नाम तुम पढ़ रहे हो। हम पढ़ रहे हैं कौन सा, कैथल में, हाँ ये टिक कर लो। तो गुरुद्वारा नीम साहिब, यहाँ लिख लो 9th गुरु, उनकी याद में है ये, तेग बहादुर जी।
नीम साहिब। नवग्रह कुंड, कितने कुंड खुदवाए थे? 9। किसने करवाए काम? ये कृष्ण ने कहा था इन पांडवों को। यहाँ लिख लो पांडव, आगे पढ़ लो बस। मेला पुंडरी का, रजिया सुल्तान का मकबरा टिक कर लो। रजिया सुल्तान इकलौती महिला जो मुस्लिम कम्युनिटी से शासिका बनी थी। इसका मर्डर हो गया था ना, इसका और इसके पति का, जब ये पंजाब से लौट के दिल्ली जा रहे थे, और इसके भाइयों ने ही मार दिया डाकू का भेष बना के। यहीं पर है इसका रजिया सुल्तान का मकबरा। तो कहाँ मारी गई रजिया? कैथल में। 1240 लिख लो, यहाँ इसका मकबरा है। अंजनी का टीला, अंजनी का कहाँ होगा टीला? जहाँ हनुमान जी का है सारा कामकाज, तो माता अंजनी का टीला। ईंटों की बावड़ी, बावली, बावड़ी पता है क्या होता है? पानी का एरिया। 100 रुपए के नोट पर बावली बनी हुई है ना, यहाँ लिख लो भाई की बावली भी कहते हैं इसे। ईंटों की बावली को भाई की बावली, जैसे रानी की बाव एक बावली है, ऐसे ही हमारे यहाँ भाई की बावली है। ईंट की बावली ही भाई की बावली है। और एक नवग्रह कुंड अगली लाइन में सेम ही है ऊपर वाला। कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहते हैं, लेकिन ज्यादा गुरुद्वारे हैं अम्बाला। यहाँ लिख लो ज्यादा गुरुद्वारे अम्बाला, पर शहर पूछे तो कैथल। हनुमान की नगरी भी, अंजनी का टीला भी कैथल है सारे। इसकी नदियां पढ़ लो, घग्गर आती है यहाँ, मारकंडा, सरस्वती। आज तुमने अगर अखबार देखो, आज के अखबार में लिखा हुआ था कि ये जो छोटी मोटी नदियां हैं अपनी, जो सीजनल थी ना, पर पढ़ेंगे आगे नदियां, इनमें बाढ़ आने के आसार हो गए। ऐसी एक दिन की बारिश हुई है और लिखा है बाढ़ आने के आसार हो गए, रेड अलर्ट जारी कर दिया, धारा 144 लगाएंगे। ये हालत है कि भैया अगर एक दिन बारिश हो जाए तो यहाँ ये इस तरह से पानी बाढ़ के रूप में आ जाता है। साल भर कुछ नहीं मिलना इन नदियों में। नेक्स्ट देखो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बताया मैंने? नहीं बताया ना, ठीक है। पहले कुरुक्षेत्र और करनाल सुन लो क्या है। नाम के आगे क्या वर्ड लिखा है? कुरु नाम का एरिया था, कुरु राजा भी था, जनपद भी था। इस कुरुक्षेत्र का मतलब जो कुरु ने बसाया वो इलाका क्या कहलाया? वो कुरुक्षेत्र। आज कुरुक्षेत्र को हम जानते हैं धर्म नगरी के नाम से। 360 अपने आप में कितना बड़ा डिजिट है, 360 तीर्थ स्थल हैं इस छोटे से एरिया में। ये तीर्थ स्थल मैक्सिमम आपको हिंदू धर्म वाले मिलेंगे। बौद्ध और जैन का प्रभाव था हरियाणा पर वो कैथल जींद की बेल्ट की तरफ ज्यादा है। आपको ज्यादातर धर्म नगरी में जितने स्थल हैं वो किस धर्म से जुड़े मिलेंगे? सनातन। और जब कुरुक्षेत्र की बात आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे दिमाग में आती है महाभारत, और महाभारत से पहले गीता, क्योंकि गीता तो कहते हैं ना भैया कि सारी प्रॉब्लम्स की जो परेशानी है जितनी भी, उन सबका सोल्यूशन गीता में है। तो गीता का जो सार है, जो गीता का सार दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, वो हमारी किस नगरी में दिया? कुरुक्षेत्र में। और एक पानी का एरिया है जिसका नाम है ज्योतिसर। ये कहते हैं यहाँ पर ज्योति मतलब होता है लाइट, तो एनलाइटेंड हो गए थे अर्जुन भगवान कृष्ण के कारण। सर का मतलब सरोवर, तो एक तालाब है ज्योतिसर सरोवर। इसके पास एक पेड़ था, उस पेड़ के पास भगवान कृष्ण ने गीता का सारा जो मूल तत्व था वो अर्जुन को समझाया था। ये ज्योतिसर सरोवर है। यहीं पर कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है जो आप देखते हो सर्दियों में लगता है, गीता महोत्सव। गीता महोत्सव होता है ना, तो उस गीता महोत्सव में एक आपका बहुत बड़ा सरोवर है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर। बहुत लंबा चौड़ा, अगर आपने देखा हो, पूरे स्टॉल्स भर जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये गीता महोत्सव। और ये इसकी खास बात क्या है कि ये चारों तरफ से पक्का है, चारों तरफ से बहुत सुंदर ऑरेंज और रेड का मिक्सचर टाइप का पत्थर है, पिंक सा, चारों तरफ से पक्का कर रखा है ब्रह्म सरोवर। ऐसा कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने ये बनाया था और इसमें फिर शिव जी और विष्णु आके विद्यमान हो गए थे। तो हमारे हिंदुओं की त्रिमूर्ति कहलाते हैं ना ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का संबंध है हमारे ब्रह्म सरोवर से। अपनी एक बहुत पहले किताब लिखी थी, एक मेडिएवल हिस्ट्री जब लिखी कहानी शुरू होती है, उस किताब में भी हमारे ब्रह्म सरोवर का जिक्र आया था। तो तहकीक ए हिंद, अगर तुमने सुना हो, एक किताब का नाम है, उस किताब में हमारे इस सरोवर का जिक्र आया। तो पूरे आसपास के जितने स्थल हैं उन सबके पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी है। और यहाँ बहुत सारे पार्क बनाए गए हैं कुरुक्षेत्र में, इसीलिए इसे पार्क्स की नगरी या पार्कों की स्थली भी कहा जाता है कि लोग बाग आएंगे और यहाँ आके फिर जैसे घूमेंगे फिरेंगे, कहीं ठहरेंगे भी, तो इसलिए पार्क डेवलप कर दिए। बहुत बड़े बड़े मेले यहाँ लगते हैं। और जो ये था सूर्य ग्रहण
ग्रहण, इस पे कहते हैं कि यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ स्नान करने ब्रह्म सरोवर में, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से। हरियाणा के लोगों को नहीं पता, पर ये देश में फेमस है ब्रह्म सरोवर। तो जब भी कुरुक्षेत्र का नाम आए तो बहुत सारी चीजें इसके साथ धर्म से जुड़ी हैं। इससे अगला नाम क्या लिखा है? करनाल। इसको भी पहले सुन लो। करनाल को इतना ऊपर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया कल्पना चावला ने। उसने करनाल को न्यूज में लाके रख दिया उस जमाने में, आज से नहीं 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ। करनाल में कब जन्मी थी? मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ बताया था 17/3/1962 और डेथ 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट। ये अंतरिक्ष में रही थी ना करनाल की कल्पना चावला। करनाल की पहचान एक तो कल्पना चावला और एक पुराने जमाने में कौन थे? कर्ण। सबको पता होगा कर्ण लेक, कर्ण झील, कर्ण ताल है। यहाँ बोटिंग होती है, अब तो पूरा उसका पैसा कमाने का जरिया है। एक जमाने में कहते हैं कि कर्ण सुबह सुबह नहा के सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में इस सरोवर में जाते थे, इसीलिए इसका नाम कर्ण ताल पड़ गया या कर्ण झील पड़ गया, कर्ण सरोवर पड़ गया। जब वो यहाँ से नहा के निकलते, पूरा जंगल था ये, तो यहाँ से निकलते तो यहाँ ना जो रास्ते में खड़ा होता, जो भी मांगता उसको दान कर देते थे। कहते हैं दानवीर कर्ण कहलाए। जब ये हो गया कि भैया युद्ध 18 दिन का, धर्म अधर्म किसकी विजय होगी, तो फिर इंद्र भगवान ने साथ लिया था इन पांचों भाइयों का। और इंद्र को पता चला कि भाई कर्ण तो मरने नहीं वाला, क्योंकि इसके पास कुंडल और वो कवच था। तब फिर इंद्र भगवान जाके सुबह एक उसका भेष धारण करके ब्राह्मण का, साधु टाइप का, और कर्ण झील के बाहर खड़े हो गए। जैसे ये नहा के निकले तो इन्होंने कहा कि भाई जो मिलेगा, जो मांगेगा उसको देंगे। तो उसने कहा मुझे आपके कुंडल और कवच चाहिए। कर्ण को पता चल गया कि ये नॉर्मल कोई साधु तो होगा नहीं, कुंडल कवच कोई क्यों मांगेगा, लड़ाई में थोड़ी ना जाना है। वो समझ गए कि किसी रूप में ईश्वर हैं और शायद इनको वो वाला जो लड़ने वाले लोग हैं वो ज्यादा ठीक लगते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है। तब फिर कर्ण ने जानते हुए कि ये आदमी साधु नहीं है, इनको दान कर दिया था। फिर बाद में सबको पता चल गया था कि ये गलत तरीके से जो दान लिया गया है, ये भैया आगे कर्ण की मौत कैसे होगी उसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई है। तभी से फिर यहाँ कहने लगे कि कर्ण जैसा दानवीर इस धरती पर नहीं है। दो दानवीर हैं, एक तो भामाशाह और एक कर्ण। भामाशाह था राजस्थान की बेल्ट में। जब ये राजपूतों के राजा क्या नाम था इसका सबसे बड़े राजा का? प्रताप, महाराणा प्रताप। जब ये फंस गए थे ना, इनको जंगलों में भागना पड़ा, तो भामाशाह ने जितनी प्रॉपर्टी थी उसके पास सब कुछ दे दिया कि मैं आपके कारण हूँ, मैं आपके कारण खा रहा हूँ, आपके कारण मेरी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ दान कर दिया था कि आपको सेना चाहिए, मेरी सेना ले लो, जितना मेरा टैक्स आता है सारा पैसा आपका। तो कहते हैं इन दो जितना दानवीर आज तक धरती पे नहीं जन्मा, या तो दानवीर कर्ण था या फिर दानवीर भामाशाह। तो ये कर्ण के कारण भी करनाल फेमस है। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। अब जींद के बाद है हमारा कैथल। कैथल तो पढ़ लिया ना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पे आ जाओ। कुरुक्षेत्र जो है, जब भी आए तो हमें धर्म याद रखना है, गीता याद रखनी है अपनी, मेन यही है। और सिखों की कम्युनिटी काफ़ी हद तक रहती है। एक तो सिरसा में है बहुत सारे सिख बंधु, और एक कुरुक्षेत्र में। यहाँ लिख लो 14% सिख हैं, तो कुरुक्षेत्र में सिख कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। सिरसा में तो 26% के आसपास, तो वहाँ और ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ लिख लो धर्म नगरी, धर्म क्षेत्र, कुछ भी लिख लो। और भगवत गीता की जन्मस्थली है, गीता यहीं से तो निकली, भगवत गीता की जन्मस्थली। पहला पॉइंट टिक करना। स्थापना इसकी 23 जनवरी 1973। किस में से अलग हुआ? करनाल। फिर इसमें से कौन अलग हुआ आगे जाके? कैथल। क्षेत्रफल कर लो 15-30 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय सेम होगा। तहसीलें हैं थानेसर, पेहोवा और शाहबाद। खंड में लाडवा टिक कर लो, थानेसर, शाहबाद, बबैन, पीपली और इस्माइलाबाद। सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं नाम आ जाएगा इस्माइलाबाद किस जिले का पार्ट है, तो क्या टिक करोगे? कुरुक्षेत्र का। जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास। साक्षरता एवरेज से 1 फालतू। और पर्यटन स्थल पे आ जाओ। 306 लिख दिया, क्या लिखना था यहाँ? 360, ठीक कर लो 360। ब्रह्म सरोवर टिक करो, चारों तरफ से पक्का, बहुत लंबा चौड़ा। और इसमें जब दीपदान करते हैं ना, जब ये गीता महोत्सव होता है नवंबर दिसंबर के आसपास, तब दीपदान करते हैं। हाँ बेटा 360 ही तो बोला मैंने, 360। टाइपिंग में वो आगे पीछे 0 और 6 हो गया। जब दीपदान करते हैं ना, तो कोई भी जा सकता है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है। और कोई भी जाके वहाँ दिए रखे होते हैं सारे, आपको कुछ नहीं करना, वहीं माचिस रखे होते हैं, अपना एक दिया जलाया, अपने नाम का एक दान कर दिया। तो ब्रह्म सरोवर में कहते हैं दीपदान का भी महत्व है। ये गीता महोत्सव पे किया जाता है।
ये टिक कर लो। ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यही क्या हुआ था? गीता का उपदेश। लिख लो गीता का उपदेश। ये फिर डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे जब धर्म स्थल पढ़ेंगे, पर यहाँ भी लिख लेना गीता का उपदेश। कमली वाले बाबा का डेरा, वाल्मीकि आश्रम। हर जिले में वाल्मीकि आश्रम है, लेकिन वाल्मीकि आश्रम सबसे फेमस किसका है? कुरुक्षेत्र का, क्योंकि यहाँ बड़ा है आश्रम। कमलनाथ तीर्थ है यहाँ। नरकतारी ही नरकातारी है। क्या खास बात है नरकातारी की? यहीं से लड़ाई शुरू हुई और यहीं लड़ाई खत्म हुई। यहाँ लिख लो, युद्ध शुरू और अंत दोनों नरकातारी में हैं। कहते हैं ये दुर्लभ जगह है, ऐसी जगह हर जगह नहीं मिलती, दुर्लभ स्थान नरकातारी। कमोदा वन है यहाँ। पेहोवा आप जानते ही हैं, फेमस। घोड़े का व्यापार होता था एक ज़माने में, बहुत बहुत बड़े लेवल पर, 8वीं शताब्दी के आसपास। महाकाली का मंदिर है। थानेश्वर महादेव का मंदिर है, शिवजी हैं महादेव। कपाल मोचन, बहुत इंपॉर्टेंट। कपाल मोचन की खास बात क्या है? इसी को क्या कहते हैं? सोमसर मोचन। कपाल मोचन गुरुद्वारा है इसके पास, पानी के हिस्से के पास, और मंदिर। तो सिख और हिंदू धर्म की इकट्ठे यूनिटी दिखती है, यहाँ लिख लेना। ये कपाल मोचन के पास लिखो सोमसर मोचन या गोपाल मोचन। है नहीं? अच्छा यहाँ है ही नहीं, छोड़ दो। वैसे भी वो यमुना नगर में लिखवाना था, कोई नहीं, यहाँ अच्छी बात है नई किताब में नहीं दिया, वो यमुना नगर में लिखेंगे। बिरला मंदिर टिक कर लो। भद्रकाली शक्तिपीठ। भद्रकाली जानते हो? हाँ, शिवजी की जो पत्नी थी पार्वती, इनके पिताजी ना शिवजी के साथ शादी करने से नाखुश थे, क्योंकि शिवजी भगवान का ये मानना था कि भाई इसका कोई घर तो है ही नहीं, कहाँ पहाड़ों में रहते हैं ये और कहाँ घूमते फिरते हैं। तो शिवजी की जो वाइफ थी पार्वती, इन्हीं का रूप है सती का, भद्रकाली का। बहुत सारे रूप है। माँ कामाख्या। इंडिया में 51 कहते हैं अलग अलग जगह इनके नाम के मंदिर हैं जिनको कहा जाता है शक्तिपीठ। कई जगह 52 लिखा है, पर 51 ज्यादा मान्यता प्राप्त है। ना मिले तो 52 टिक कर देना। इसके पीछे की कहानी आज सुन लो, फिर जहां नाम आएगा तुम्हें मुश्किल नहीं दिखेगा। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती के पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, बहुत पुराने ज़माने में, बहुत पुराने टाइम में। उस यज्ञ में पूरे देश के, दुनिया के जितने राजा थे, जितने देवता थे, सब बुलाए गए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को नहीं न्योता दिया, पार्वती को नहीं बुलाया, क्योंकि वो शिवजी से कहीं ना कहीं चिढ़ते थे। तो उस टाइम कहते हैं शिवजी जो है भ्रमण पे गए हुए थे। पार्वती को ये बात पता चली कि पिताजी ने बहुत बड़ा एक ऐसा कोई यज्ञ करवाया जिसमें कि मुझे नहीं बुलाया। तो कोई भी बेटी उसको बुरा लगेगा, तो अपने पिताजी से लड़ने के लिए अपने घर गई कि पिताजी से पूछूंगी मैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया। वो अपने घर गई तो उसके पिताजी ने कहा जैसे गुस्से के तरीके से कि भाई हाँ नहीं बुलाया कि तूने उससे शादी कर ली, अब मैंने इसलिए तेरा जो है आना जाना बंद कर दिया। तो कहते हैं पार्वती इतने गुस्से में आ गई कि वो उस कुंड में, जो बहुत बड़ा अग्निकुंड था, उसमें कूद गई कि भाई मैं जो है सती हो जाती हूँ। वो उसमें कूद गई, इतने में भगवान शिवजी की वो परिक्रमा जो करने गए थे वो पूरी हो गई, वो वापस आ गए। तो वो शरीर जला नहीं था, कुंड में गिरते एकदम से जला नहीं होगा। उन्होंने वो मृत पार्वती को अपने हाथ में लिया और वो इतने गुस्से में आए कि वो दोबारा से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। तो कहते हैं कि ये बात देखी जब विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने, तो उनको लगा कि अब धरती का अंत निश्चित है, क्योंकि ये गुस्से में आ गए। तो उनका त्रिनेत्र ना खुल जाए उससे पहले पार्वती जो है कैसे वहाँ से हटें। तो मृत महिला को तो कैसे हटाया जाएगा। तो भगवान विष्णु ने अपना जो वो हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए रखते हैं वो उन्होंने छोड़ दिया और ये कहा कि इस शिवजी ने ना अपनी आंखें बंद कर रखी थी और ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो कहते हैं सुदर्शन चक्र से शरीर के टुकड़े इस तरह से काटे गए, धीरे धीरे करके पता ना चले 51 पार्ट बन गए। तो जहाँ वो घूमते घूमते शरीर का जो अंग जहाँ गिरा वहाँ बाद में कहते हैं ज्वाला आ गई थी अपने आप और वो शक्तिपीठ बन गई। तो इंडिया में इस पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं जो कहीं पे माँ कामाख्या के नाम से हैं, कहीं भद्रकाली के नाम से, कहीं सती के नाम से, कहीं पार्वती के नाम से। उसी में से एक शरीर का हिस्सा टखना, जो पैर का निचला हिस्सा होता है, ये टखना हमारे यहाँ जैसे शरीर अलग अलग हिस्सों में कटा, तो टखना एक हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गिर गया। तो टखना जब यहाँ गिरा तो वहाँ एक पीठ बन गई, उसी का नाम है आज भद्रकाली। तो भद्रकाली शक्तिपीठ हरियाणा के किस जिले में मिलेगी? कुरुक्षेत्र में। अब जब भी भद्रकाली का नाम आए, सती का नाम आए, तो ये समझ जाना है पार्वती के बारे में है। ये टिक कर लो। कपाल, ये हो गया हमारा भद्रकाली शक्तिपीठ। यहाँ लिख लो पार्वती और 51 लिख लो तो याद रहेगी कहानी हमेशा। फिर
कुरुक्षेत्र की नदी का नाम टिक करना सरस्वती, जो बहती ही नहीं है। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध और श्रीमद् भगवद गीता के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन काल में हस्तिनापुर, तुमने महाभारत में 2-3 नाम सुने हुए थे, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और ये कुरुक्षेत्र। ये एक्चुअली ट्रायंगल है। ये 3 जो है ना, यूपी, हरियाणा और दिल्ली, इनका ट्रायंगल था ये ऐसे। ये 3 थे कुरुक्षेत्र के एरिया के हिस्से। तो ये जो लोग थे जो कुरुक्षेत्र में रहते थे, ये बार बार नहीं कहते थे कि रथों पे सवार के हस्तिनापुर जा रहे हैं, हस्तिनापुर नरेश। ये हस्तिनापुर यूपी का मेरठ था। आज तुम देखो हरियाणा से लगता ही तो है मेरठ का इलाका, कितनी पास है। और जिसको बार बार ये इंद्रप्रस्थ कहते थे, वो क्या है, दिल्ली। तो ये 3 टेरिटरी थी इनकी बड़ी, एक यूपी, एक दिल्ली और एक हरियाणा। इन्हीं के आसपास का एरिया था पूरा कुरुक्षेत्र का एरिया। ये टिक कर लो। हस्तिनापुर की राजधानी, हस्तिनापुर के पास मेरठ लिख लो, आज मेरठ में है ये, ठीक है। तो मेरठ के एरिया से लगता दिल्ली और फिर हरियाणा, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। तो युद्ध कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में। ये किसकी राजधानी थी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ था, मेरठ में। तो मेरठ की राजधानी यहाँ थी हमारे यहाँ। फिर हमारी टेरिटरी इंद्रप्रस्थ में थी। करनाल पे आ जाओ। करनाल पहले डेवलप किया था ना एक कैंपस की तरह से, कैंटोनमेंट एरिया। कब, 1841 तक था। 57 की क्रांति में ना यहाँ पे रेफ्यूज लिया था इन्होंने, चिपते थे यहाँ के अंग्रेज। यहाँ लिख लो, BEIC ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी का रेफ्यूज, जहाँ वो छिपते हैं, अपने हथियार वगैरह रखते हैं, रेफ्यूजी होते हैं लोग। रेफ्यूज मतलब जहाँ जगह ली गई हो। BEIC ने आर्मी का रेफ्यूज के रूप में इस्तेमाल किया। तो आर्मी के रेफ्यूज के रूप में करनाल का इस्तेमाल हुआ था। 57 की क्रांति लिख लेना, 57 की क्रांति में। फिर बाद में क्या किया इन्होंने, ये यहीं रखा करनाल में कैंटोनमेंट, या चेंज कर दिया, चेंज करके ना वो क्या फैला, मलेरिया, तब ले गए। चलो पढ़ के देखो। 1 नवंबर 66 को, तो के मतलब करनाल था JK में। क्षेत्रफल अच्छा बड़ा है ये, 25-20 वर्ग किलोमीटर। और मुख्यालय करनाल नीलोखेड़ी। मुख्य तहसील इसकी करनाल, असंध, घरौंडा, इंद्री। घरौंडा में क्या बना था, NCC कैंप, पहला हरियाणा का पहला NCC जो कैंप बना था बड़ा, वो घरौंडा में। खंड इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा, असंध। जनसंख्या 15 लाख प्लस है। करनाल अब CM सिटी भी तो है। और साक्षरता ठीक है, एवरेज जितनी, लगभग 74.73, वैसे 75 है हमारी। पर्यटन स्थल पे आ जाओ। कर्ण झील किसके कारण फेमस है, हाँ, कर्ण के कारण, जो दानवीर था, इंद्र ने उससे सब चीज़ें ले ली थी। यहाँ ओएसिस है, घूमने फिरने की जगह, उचाना में। और इसमें पुंडा पुल लिखा है, पुंडा पुल लिखा नहीं लिखा, पक्का पुल लिखा, बिल्कुल ठीक है वो, क्योंकि पहले पुंडा था वो गलत था, पक्का पुल मज़ार। इसके बाद कर्ण तालाब है, कर्ण तालाब, कर्ण झील का ही नाम था, नहीं एक ही है बेटा, झील और तालाब एक ही चीज़ है। यमुना जिले के पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है, यमुना जिला लिखा है, करनाल जिला लिखना था। इस शहर को महाभारत के राजा कर्ण द्वारा बसाया गया था। तो करनाल किसने बसाया था, कर्ण। करनाल में चावल उत्पादन अधिक होने के कारण इसे धान का कटोरा कहते हैं। और NDRI टिक कर लो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान। कल मैंने शायद इसका बेस बताया था, 1923 में कहाँ बना था ये, बंगलुरु। फिर इसका 47 में नाम बदला, इंपीरियल से नाम किया NDRI। 55 में करनाल आया, फिर 89 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बना। 90 में क्या हुआ था यहाँ, IVF से क्या नाम रखा था, प्रथम। फिर 2009 में क्या हुआ यहाँ, क्लोनिंग, भैंस की क्लोनिंग, क्या नाम रखा, समरूपा, जिससे फिर वो मर गई। फिर क्या हुआ, गरिमा, फिर आगे महिमा। अब गंगा नाम की एक गाय की बच्चिया क्लोन से दोबारा तैयार कर दी, अभी 1-1.5 महीने पहले। हाँ वो सबने सुन लिया बेटा। चलो यहाँ कल लिखवा दूंगी। अच्छा इसको, ये NDRI वाला कल लिखा नहीं था ना हमने, मैप के पास पेज पे वापस जल्दी से आ जाओ, वहाँ लिख लो ये 4-5 बातें। NDRI हेडिंग डाल दो, ये बहुत ज़्यादा आता है NDRI, कुछ भी पूछ लेते हैं इसके बारे में। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
अगर ये मैप भर गया हो तो आगे पीछे बहुत सारे मैप है, कहीं भी लिख लेना, लिखना इसी चैप्टर में। NDRI लिख के लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखना। 1923 बंगलुरु, 1923 बंगलुरु, 23 में बंगलुरु में बना, सामने 1923 बंगलुरु लिखो। 90 इसका नाम लिख लो, इंपीरियल इंस्टीट्यूट। बंगलुरु में ये अंग्रेजों की देन था तो नाम था इंपीरियल, इंपीरियल इंस्टीट्यूट। फॉर किस चीज के लिए था? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डेयरी साथ साथ था। डेयरी इंस्टीट्यूट, ठीक है। NDRI का नाम यही लिखो अगले में। 1947 NDRI नाम दिया। 1947 आज़ादी के तुरंत बाद इंपीरियल शब्द हटा दिया, NDRI नाम मिला। तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का नाम अब क्या कर दिया? NDRI, 1947। नेक्स्ट लिखो 1955 हेडक्वार्टर करनाल शिफ्ट किया, पहले बंगलुरु में था। 1955 हेडक्वार्टर करनाल शिफ्ट, तब तक हरियाणा बना नहीं था। 55 में हेडक्वार्टर शिफ्ट। नेक्स्ट लिखो 1989 डीम्ड यूनिवर्सिटी बना, जिसने फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, ज़्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ी। 1989 डीम्ड यूनिवर्सिटी। 1990 में लिखो फर्स्ट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट IVF तकनीक से। क्या नाम रखा था उसका? प्रथम। प्रथम। इसके बाद लिखो 1990 के बाद 2000 या दुनिया वाला भी लिख लो, 1996 लिखो। पहली क्लोन्ड भेड़ बनी थी जिसका नाम था डॉली। फर्स्ट 1996 दुनिया में थी ये फर्स्ट क्लोन्ड शीप या भेड़, जिसका नाम रखा गया डॉली। और ये लंबी जिंदा रही थी, ठीक ठाक थी बिल्कुल, लेकिन फिर ये मर गई थी, इसको कैंसर हो गया था डॉली। इसके 13 साल बाद 2009 में हमने पहला भैंस का क्लोन बनाया था, फर्स्ट बफेलो क्लोन, फर्स्ट भैंस का क्लोन, जिसका नाम क्या रखा? क्लोन। इसका नाम रखा समरूपा। फिर ये भी मर गई समरूपा। इसके बाद गरिमा, फिर महिमा। और अब 2023 में गाय की बछिया क्लोनिंग से, जिसका नाम रखा गंगा। ठीक है, चलो ये सब हमने लिख लिया, अब बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ बेटा, पक्का पुल मज़ार है, मज़ार, पक्का पुल मज़ार, जहाँ मुस्लिम लोग वो नहीं करते, अपनी दरगाह मज़ार अलग अलग होती है। यार वो सब जगह आप कितने नाम लिखवा रहे हैं? हां मैं बता था आपकी बनी चक्कर मार आज चढ़वा दो, फिर लाके सदा चढ़वा के देखे ना तो फोटो लगाते इवन मेरे के नीचे के हम चार हो गए। हां वही तो मतलब नीचे के चार हो गए, वो तीन का तो अरे भाई नोट करो, आप मेरे बेटे कितने दिन है महाराज जान से कोई नहीं है आज ऊपर पढ़ा से तो करेगा जो मुझे अपना पढ़ा नहीं भाई।